हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय क्लासेस। और यहाँ पर हम लेक्चर में शुरू करेंगे कि व्हाट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस, कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस आखिर होता क्या है। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बहुत इजी है। इफ इज देयर एनी चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर of a thermodynamic system with time, then the process is said to be thermodynamic process। क्या कहा हमने कि if is there any change in volume, pressure or temperature with time of a thermodynamic system, such process is called thermodynamic process। अब कई तरीके के प्रोसेस होते हैं, इसके टाइप्स पे अगर आगे बढ़ें तो प्रोसेस नंबर 1 है आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको आप कैसे समझाएंगे? इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट ड्यूरिंग होल प्रोसेस, होल मतलब कंप्लीट प्रोसेस, सच प्रोसेस इज सेड टू बी एन आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी किसी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहे ड्यूरिंग होल प्रोसेस, तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस को आपको डिफाइन करना है और इसका क्या हो गया? टी क्या है? कांस्टेंट है। इसका सीधा मतलब है कि चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? 0 होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए, वो भी हमें मालूम होना चाहिए। कंडीशंस, फर्स्ट, द वॉल ऑफ अ सिस्टम या बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम, दोनों बात एक ही चलेंगी। द वॉल ऑफ अ सिस्टम शुड बी परफेक्टली कंडक्टिंग ऑफ हीट, सो देयर शुड बी फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी सिस्टम की दीवारें या बाउंड्री क्या होना चाहिए? परफेक्ट कंडक्टिंग मटेरियल की होना चाहिए, जो हीट को ट्रांसफर कर सके या हीट ट्रांसफर हो सके फ्रीली, हीट का एक्सचेंज हो सके, फ्रीली एक्सचेंज हो सके सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? द वॉल्स ऑफ अ सिस्टम शुड बी परफेक्ट कंडक्टिंग ऑफ हीट सो दैट द फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी कंडीशन क्या होगी? If compression or expansion in a thermodynamic system are very slow, so there will be last time for the exchange of heat बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। कहने का मतलब यह है कि कॉम्प्रेशन का मतलब बेटा समझ लिए वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है अगर आप थर्मोडायनामिक सिस्टम में बात कर रहे हैं, और एक्सपेंशन का मतलब क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो कॉम्प्रेशन है उसमें या एक्सपेंशन है, वो इतने स्लो होने चाहिए कि हीट को सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक्सचेंज होने में, यानी सराउंडिंग से सिस्टम में भी आ सकती है और सिस्टम से सराउंडिंग में भी जा सकती है, एक सफिशिएंट टाइम हो। तो इन दो कंडीशन को अगर हम फॉलो करते हैं तो प्रोसेस क्या हो सकता है? आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। अब यहां पर बात आती है कि गैस की अगर हम बात करें तो गैस ओवेज बॉयल्स लॉ, ध्यान रखना है बेटा, ये कई बार यूज होता है। इन आइसोथर्मल प्रोसेस
बेटा गैस, कोई भी गैस अगर आप बात कर रहे हैं तो वो बॉयल्स लॉ को ओबे करती है। अब बॉयल्स लॉ का मतलब क्या हुआ? P इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। प्रेशर इंटू वॉल्यूम, इस गैस का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बॉयल्स लॉ अलग से भी आप स्टेटमेंट तैयार कर सकते हो, फिलहाल यहां पर हम फार्मूले की फॉर्म में लिख रहे हैं कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस अ गैस ओबेज बॉयल्स लॉ। इन ध्यान रखना है, कई बार यूज होगा। इन आइसोथर्मल प्रोसेस गैस ओबेज बॉयल्स लॉ, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इस तरीके से आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये आप यूज कर सकते हो। अब बात रही कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है आइसोथर्मल प्रोसेस का। आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जाम्पल बॉइलिंग ऑफ वाटर। जब वाटर बॉयल करता है बेटा तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आइस मेल्ट करती है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इस तरीके से आप आइसोथर्मल प्रोसेस के स्टेटमेंट, क्या क्या कंडीशन है, गैस आइसोथर्मल प्रोसेस में किस लॉ को फॉलो या ओबे करती है, बॉयल्स लॉ को, ये एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इस बात पे भी ध्यान रखें। और आपको बात बताएं, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और हम जानते हैं अगर आइडियल गैस की बात करें तो इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज द यूनिक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में जो du आएगा वो कितना होगा बेटा? 0 होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी आइसोथर्मल प्रोसेस में किसी गैस की? 0। अगर हम स्पेसिफिक हीट की बात करें तो C इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? dQ m dt, dQ m dt। अब dt तो है 0 तो C कितना आएगा? इनफाइनाइट। आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट कितनी हो जाती है? इनफाइनाइट। याद रखिएगा इस बात को, मैंने लिखा है C इज इक्वल टू dQ अपॉन m dt, dt 0 तो C कितना आएगा? इनफाइनाइट। अब हम इसमें एक और बात यहां पर करेंगे, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आप वर्क डन का अगर फार्मूला ड्राइव करना चाहें, केमिस्ट्री में भी आपने यूज किया होगा, शायद डेरिवेशन ना किया हो, तो कैसे इसको फाइंड करेंगे वो देखिए। टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट हेडिंग है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, उसको देखिए। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा। थर्मोडायनामिक सिस्टम में प्रोसेस कोई सा भी हो, वर्क डन फाइंड करने के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो होता है PdV। कितना है? dW इज इक्वल टू PdV। अब यहां पर प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल दिमाग में रखिए, T कांस्टेंट बना रहेगा। अगर हम गैस इक्वेशन यूज करें तो PV इज इक्वल टू आएगा बेटा म्यू RT। P इज इक्वल टू म्यू RT अपॉन V। बोले सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेटा P वेरी किया, V वेरी किया, डबल फंक्शन है, इसे हम इंटीग्रेशन की तरफ मूव करेंगे और हम चाहते हैं कि ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। बोले सर आप P की वैल्यू यहां रखना चाहते हैं, क्यों?
क्योंकि राइट साइड में म्यू फॉर गिवन अमाउंट कांस्टेंट होगा, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टी कांस्टेंट होगा, तो राइट साइड वेरिएबल क्या है वी। अगर हम इसमें रख दें तो यहां की पूरी राइट साइड क्या हो जाएगी, केवल सिंगल वेरिएबल होगा और वो वेरिएबल होगा वॉल्यूम। तो हम इस पी को यहां शिफ्ट कर देते हैं, इंप्लाइज दैट डी डब्ल्यू म्यू आर टी अपॉन वी डीवी। टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। लिमिट्स आप यहां से ये यूज कर सकते थे, मैंने यहां यूज कर दिया। लिमिट्स कैसे लगाएंगे आप, वॉल्यूम वेरिएबल है, वॉल्यूम में लगा दी V1 इनिशियल वॉल्यूम है और V2 फाइनल वॉल्यूम है, ये आ गई लिमिट्स। W इज इक्वल टू B1 टू V2 DW की आप वैल्यू रख दिए, म्यू आर टी अपॉन V dV। अब यहां पर जो चीज कांस्टेंट है उसे आप बाहर ले सकते हैं, इस इंटीग्रेशन से बाहर कर दीजिए। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस T इज कांस्टेंट, आप चाहें तो लिख सकते हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस T कांस्टेंट, T तो कांस्टेंट बना रहेगा, तो W कितना हो गया बेटा, म्यू आर टी, तो ये बाहर आ गए, B1 टू B2 लिमिट्स हो गई, dV अपॉन V, इंटीग्रेट करना है इसे। अब मैंने आपसे कहा था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपका हर जगह यूज हो सकता है, हर जगह का मतलब है कि किसी भी चैप्टर में कहीं भी आ सकता है। अब इस फार्मूला हमें याद नहीं है, तब मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी गलती हो सकती है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि dx अपॉन x का इंटीग्रेशन log e बेस x होता है, जहां e क्या है, एक्सपोनेंशियल सीरीज। W इज इक्वल टू म्यू आर टी log e बेस b, लिमिट्स आर B1 B2, ये बेटा लिमिट्स हो गई। तो W इज इक्वल टू म्यू आर टी लॉग ई बेस, पहले हम V की जगह क्या रखेंगे, अपर लिमिट, दैट इज V2 माइनस लॉग ई बेस, अब V की जगह लोअर लिमिट B1। अब यहां पर एक और फार्मूला यूज करेंगे हम, लॉग ई बेस m माइनस लॉग ई बेस n कैन बी रिटन एज लॉग ई बेस m अपॉन n, ये यूज हो सकता है। तो इसको हम यहां पर यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे इसको देखिए भाई, वो हटा रहा हूं फार्मूले, स्टेप लिखना है मुझे, थोड़ा सा ये भी कम कर देता हूं कि मुझे यहां पे जगह मिल जाए। अब W इज इक्वल टू म्यू आर टी लॉग ई बेस B2 अपॉन B1। ई बेस में बेटा वर्क डन का फार्मूला आ गया। अगर आपको ई बेस चेंज करके 10 बेस में दिखाना है तो आप 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि W इज इक्वल टू 2.303 म्यू आर टी लॉग बेस 10 B2 अपॉन B1। ये रहा आपका वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर कांस्टेंट, दिस इज amount of gas in mole, this is universal gas constant, this is final volume, this is initial volume। यहां पर इस फार्मूले का एक्सटेंशन कर सकते हैं हम, प्रेशर की टर्म में भी यहां दिखा सकते हैं, कैसे, इन आइसोथर्मल प्रोसेस a gas
obeys Boyle's law. PV constant implies that P1 B1 P2 V2 ये आएगा आपका। तो फिर V2 अपॉन V1 कितना आएगा? V2 अपॉन V1 होगा बेटा P1 अपॉन P2। इसको आप किसी भी इक्वेशन इसमें रख दिए, यहां पर जब आप इसको रिप्लेस कर देंगे वैल्यू, इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू म्यू आर टी लॉग ई बेस P1 अपॉन P2। केमिस्ट्री में यूज किया होगा आपने, या W इज इक्वल टू 2.303 म्यू आर टी लॉग 10 बेस P1 अपॉन P2। ये हेडिंग रही आपकी वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इस तरीके से ये डेरिवेशन होगा और उम्मीद करता हूं कि आपको एक एक स्टेप समझ में आ गया होगा। इसे आप लिखिए कॉपी में और इसे रिवाइज करिए, लर्न करिए। नेक्स्ट टॉपिक है इसका, नेक्स्ट प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस, उसके बारे में बात करेंगे, देखिएगा। एडियाबेटिक प्रोसेस, इसको सबसे पहले हमें स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए कि एडियाबेटिक प्रोसेस का स्टेटमेंट क्या होता है। सिंपल सी बात है, इफ देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यूरिंग होल प्रोसेस, सच प्रोसेस इज कॉल्ड एन एडियाबेटिक प्रोसेस। यानी मैंने क्या कहा आपसे, इफ देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स ड्यूरिंग होल प्रोसेस, सच प्रोसेस इज कॉल्ड एन एडियाबेटिक प्रोसेस। यानी कि DQ चेंज इन हीट कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। यानी कि देयर इज नो एक्सचेंज, जितनी पहले हीट थी सिस्टम की उतनी ही हीट रहेगी। यानी कहने का मतलब यह है कि जो एक्सचेंज है, यानी कि हीट रिलीज या हीट एब्जॉर्ब की बात करें, हीट रिलीज टू आउटसाइड और हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम आउटसाइड, ये जो आएगा चेंज, डिफरेंस आएगा, वो 0 रहेगा। तो DQ क्या आएगा? 0। यानी कि हीट का सिस्टम और सराउंडिंग के बीच किसी भी तरीके का एक्सचेंज नहीं होगा। देयर इज नो हीट टेकन और हीट गिवन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। अब यहां पर बात करते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या कंडीशंस हो सकती हैं। 1, द वॉल्स ऑफ द सिस्टम should be perfect insulator of heat so that there will be no exchange of heat between system and surroundings। यानी अगर उसकी बाउंड्री या दीवारें परफेक्ट इंसुलेटर हो तो सिस्टम से हीट बाहर नहीं जा सकती सराउंडिंग में, और सराउंडिंग से भी हीट सिस्टम में नहीं आ सकती। ये कंडीशन होनी चाहिए। सेकंड, द कॉम्प्रेशन, फिर याद कर लिए, वॉल्यूम का कम होना, और एक्सपेंशन शुड बी सडन या रैपिडली, बहुत तेजी से होना चाहिए। अगर कॉम्प्रेशन हो रहा है वो भी सडन हो, और अगर मान लिए एक्सपेंशन हो रहा है वो भी सडन हो, सो दैट देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट टाइम इंटरवल फॉर द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग।
यानी कि अगर कंप्रेशन या एक्सपेंशन सडन हो गया, इतना टाइम ही नहीं हुआ कि हीट को सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में आने का एक सुटेबल टाइम इंटरवल नहीं मिला, तो ऐसी दो कंडीशन अगर डेवलप हैं या एग्जिस्ट कर रही हैं, तो आपका ये सिस्टम क्या होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। अब हम बात करें कि आ गैस अगर की बात करें, आ गैस obeys Poisson's law in an adiabatic प्रोसेस। अब बात आती है पॉइजन्स लॉ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू पॉइजन्स लॉ, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर गामा इज Cp upon Cb. According to Poisson's law, P V to the power gamma is equal to constant, where gamma is the ratio of specific heat at constant pressure to the specific heat at constant volume. तो ये गामा Cp अपॉन Cv का क्या होता है बेटा, रेशियो होता है, और गैस किसको ओबे करती है, पॉइजन्स लॉ को। तो यहां पर हमने क्या बात किया, स्टेटमेंट कंडीशन क्या होती, dq इज इक्वल टू 0। कंडीशंस दो कौन सी होनी चाहिए थी, वो आपको हमने एक्सप्लेन की। इसके बाद अगर गैस के केस की बात करें, तो गैस एडियाबेटिक प्रोसेस में पॉइजन्स लॉ को ओबे करती है, और कितना होता है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और गामा क्या है, Cp अपॉन Cb है। अब यहां पर बात होगी एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल कहां से आप दे सकते हो, एडियाबेटिक प्रोसेस का एग्जाम्पल, व्हेन द एयर कम्स आउट फ्रॉम अ ट्यूब ऑफ अ व्हील ऑफ व्हीकल। किसी व्हीकल के ट्यूब से जब एयर बाहर आती है, तो सडनली वॉल्यूम मोर देन 1000 टाइम हो जाता है। यानी वो गैस मॉलिक्यूल या एयर मॉलिक्यूल जब इनसाइड द ट्यूब थे, तो बहुत स्मॉल वॉल्यूम रखते थे, लेकिन जैसे ही वो ट्यूब से बाहर आए, तो उनका एक्सपेंड हो गए, और वो भी 1000 टाइम। यानी हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम मोर देन 1000 टाइम हो गया, और एक बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल में। तो ये सडन चेंज हुआ, इसमें हीट को एक्सचेंज होने का टाइम नहीं मिला। तो यहां पर ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस का। अब यहां पर कुछ और पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो dq कितना है बेटा, 0 है। dq कितना है, 0। फर्स्ट लॉ लगाएं तो कितना होता है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw होता है। तो dq 0, du प्लस dw, du कितना आता है, माइनस dw। यहां से एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट आता है। अगर क्वेश्चन आ जाए, शो दैट ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन देयर इज कूलिंग, यानी टेम्परेचर डिक्रीज करता है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ये शो करना है। तो इन एडियाबेटिक प्रोसेस dq इज इक्वल टू 0, देन वी आर गेटिंग du इज इक्वल टू माइनस dw। नेक्स्ट क्या लिखेंगे आप लैंग्वेज में, इन एडियाबेटिक इन एक्सपेंशन ऑफ द गैस या एयर, जो भी हो सकता है, dw इज पॉजिटिव ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन dw क्या आएगा बेटा, जो भी आए वो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो du क्या आएगा, नेगेटिव। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, नेगेटिव आ रही है। इसका सीधा मतलब है u फाइनल इज लेस देन u इनिशियल, और u फाइनल कम है, तो इसका मतलब है फाइनल टेम्परेचर इज लेस देन इनिशियल टेम्परेचर। लास्ट सेंटेंस होगा, इट शोज ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस या देयर इज कूलिंग।
तो ये क्वेश्चन भी मैंने देखा है कि कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि डी क्यू यानी शो दैट ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहां पर बात आई स्पेसिफिक हीट की, बात कर लेते हैं। एक पॉइंट मैं यहां लिखता हूं, C इज इक्वल टू डी क्यू, म्यू भी ले सकते हो, एम बी, ये आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। डी क्यू क्या है, 0 है, C कितना आया, 0। ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस द स्पेसिफिक हीट इज 0। तो आपने आइसोथर्मल में देखा C कितनी थी, इनफाइनाइट, और एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब यहां पर वही चीज हम कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस। कैसे, वो देखिएगा। उम्मीद करता हूं अगर आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो शायद बोर नहीं हो रहे होंगे, लेकिन फिजिक्स पढ़ने के लिए एक सिंसियरिटी की जरूरत पड़ती है। आप जब को भी फिजिक्स का कोई टॉपिक समझ रहे होते हो तो एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है सिंसियरिटी की। तो आप सिंसियरिटी से अगर वीडियो देख रहे हो और समझ रहे हो तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस। वहीं से शुरू करेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, थोड़ा इधर लिख लूं साइड में, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डीवी। स्टार्टिंग प्रोसेस कोई हो, स्टार्टिंग फार्मूला यही होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डीवी। टोटल डब्ल्यू लिखना चाहो तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, या डायरेक्ट सकते हो पी डीवी। लिमिट्स यहीं लगा दूं मैं तो V1 V2, लेकिन प्रॉब्लम है लिमिट्स वाले ही आपने वॉल्यूम में लगा दी, लेकिन P वेरिएबल है बेटा यहाँ पे और B भी वेरिएबल है। तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आप इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करिए। कैसे होगा, इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस गैस obeys Poisson's law, P V to the power gamma कांस्टेंट, K क्या है, कांस्टेंट। आप लिख सकते हैं K इज कांस्टेंट। तो P कितना आएगा बेटा, K कांस्टेंट है, मैंने लिखा नहीं है, आप लिखिएगा K अपॉन V टू द पावर गामा। P इज इक्वल टू V टू द पावर माइनस गामा इंटू K। इसे आप रिप्लेस कर दिए, यहां रिप्लेस कर दिए। अब आपकी जो प्रॉब्लम है बेटा इंटीग्रेशन की, वो सिंगल वेरिएबल में आ गई, V की पावर माइनस गामा इंटू K इंटू डीवी। K कांस्टेंट है, उसे आप बाहर कर दिए। W इज इक्वल टू K B1 टू B2 B टू द पावर माइनस गामा dV। अब यहां पर आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाना है। मैंने फिर कहा कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फिजिक्स में कहीं भी किसी समय आ सकता है, तो हमें मालूम होना चाहिए x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है। इसे यहां अप्लाई करिए, x की जगह कौन है, यहां पर v है। तो w इज इक्वल टू k v टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, लिमिट्स b1 और ये लिमिट v2। तो 1 माइनस गामा आप चाहिए रखे रहने दिए या ऐसे बाहर भी कर दिए, वो आपकी मर्जी है।
अब यहां पर हम बात कर रहे हैं आपसे कि अगला स्टेप आप अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। तो W इज इक्वल टू के V2 पावर इज माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 पावर रहेगी माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, ये कांस्टेंट वैल्यू। पहले आपने रखा यहां पर V2, फिर ये V1, तो आपके पास आ गया ये W इज इक्वल टू, इसे आप चाहें तो 1 माइनस गामा B2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस B1 माइनस गामा प्लस 1 लिख सकते हैं। चलिए K को हम थोड़ी टेक्निक लगाते हैं यहां पर डेरिवेशन करने के लिए। आप कुछ स्टेप की K को हम इनसाइड ले जाएंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने ये देखा कि स्टूडेंट्स यहां पर गलती करते हैं, यानी कि अगर आपका कमांड ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं आप स्टेप्स में भटक जाते हो और आप सही नहीं लिख पाते। तो यहां पर K को इनसाइड द ब्रैकेट ले जाइए। W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा K V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 K B1, और B1 की पावर है माइनस गामा प्लस 1। अब जरा K का खेल देखिए बेटा। P V2 दी पावर गामा कितना था K, इससे फार्मूला क्या बनेगा? अगर मैं इससे फार्मूला बनाना चाहूं तो P1 B1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, फिर भी ये K ही रहेगा। तो मैं एक K है तो वही चीज बराबर है ये वैल्यू, एक K की जगह यहां पर 2 वाली टर्म लूंगा, और इस K यही है लेकिन यहां पर K में मैं 1 वाली टर्म रखूंगा, ये दिमाग में रखिएगा। तभी मैं कह रहा था कि स्टूडेंट्स यहां पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां भी ये K यहां भी कौन सी टर्म रखें, 2 के साथ 2 वाली टर्म और 1 के साथ 1 वाली टर्म रखिएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा उसको देखिए। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा P2 V2 की पावर गामा इंटू V2 पहले से ही है उसकी माइनस गामा प्लस 1 है, माइनस P1 B1 की पावर गामा, B1 जो एग्जिस्ट कर रहा था पहले से ये है। इसे सिंप्लीफाई कर लिए, इनटू में पावर ऐड हो जाएंगी। तो आप पे अगला स्टेप आएगा W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा P2 V2, गामा कैंसिल हो जाएगा, V2 बचेगा, माइनस P1 B1। तो आपके पास फार्मूला आ गया। अगर ऐसे आप गामा माइनस 1 लिखना चाहें तो आपकी फार्मूला हो जाएगा P1 B1 माइनस P2 V2, लेकिन फिर नीचे लिखना होगा आपको गामा माइनस 1। इतनी मैथ आप जानते हैं कि सर ने कैसे लिख दिया। तो वर्क डन का फार्मूला क्या आ गया? P1 B1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। ये रहा आपके सामने फार्मूला। इसे थोड़ा चेंज कर सकते हो, चेंज मतलब इसका एक्सटेंशन लिख सकते हो टेम्परेचर में। कैसे लिखोगे वो देखिए। गैस इक्वेशन की हम बात करें, अगर हम गैस आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं, आप लिख सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू म्यू RT। तो P1 B1 क्या आ सकता है? म्यू वही रहेगा, R वही, T1। और P2 V2 क्या आएगा? म्यू R T2। रिप्लेस कर दिए इसे, तो W आएगा म्यू R, आप कॉमन ले लीजिएगा, T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ये रहेगा आपका
एक ये रिलेशन और एक ये रिलेशन याद भी करना है, केमिस्ट्री में भी यूज किया होगा, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब यहां पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है कि गैस इक्वेशन कब लगा सकते हैं। आप गैस इक्वेशन आइसोथर्मल में भी लग सकती है, गैस इक्वेशन एडियाबेटिक प्रोसेस में भी लग सकती है, क्योंकि इसमें P भी है, B भी है और T भी है। तो आप गैस इक्वेशन प्रोसेस में गैस के लिए ही लगेगी, आइडियल गैस के लिए, लेकिन प्रोसेस आप कोई सा भी गवर्न कर रहे हो, गैस इक्वेशन आप लगा सकते हो। तो ये रहा आपका वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की, उसको देखिएगा आप। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका आइसोबैरिक प्रोसेस। Isobaric process, if pressure is constant during whole process, then process is said to be isobaric process। यानी क्या कांस्टेंट रहेगा? P कांस्टेंट रहेगा। अब P कांस्टेंट रहेगा अगर, तो W बराबर कितना आएगा? P dV है, B1 B2 लिमिट है, P को आप बाहर कर दीजिए, B1 B2 और dV का इंटीग्रेशन करेंगे आप तो P और ये आएगा आपका V लिमिट्स के साथ, तो ये आ जाएगा आपका P V2 माइनस B1, ये W आ गया, जिसे आप क्या लिख देंगे? W इज इक्वल टू P डेल्टा V। यानी हम कई बार ये फार्मूला भी यूज करते हैं डायरेक्ट, P इंटू डेल्टा वी, वर्क डन इन थर्मोडायनामिक सिस्टम W इज इक्वल टू P डेल्टा वी। लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि ये किस प्रोसेस में आप लगा रहे हैं। ये तभी एप्लीकेबल होगा बेटा जब प्रोसेस क्या हो? आइसोबैरिक प्रोसेस हो। अब यहां पर थोड़ी सी कंडीशन आप समझ सकते हो, इफ B2 ग्रेटर देन B1 तो W क्या आएगा? इज पॉजिटिव। इफ B2 लेस देन B1 W कैसा आएगा? नेगेटिव। ये रहा आपका आइसोबैरिक प्रोसेस, जो आप इस तरीके का फार्मूला। अब कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं कि बोले हमारे सर कभी तो ये लिख देते हैं, कभी लिखते हैं ये, तो इस क्या ये दोनों एक से हैं या ये अलग अलग हैं? ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग है। ये फार्मूला, ये dV और डेल्टा V, जब तक आपको dV और डेल्टा V में डिफरेंस नहीं मालूम होगा तब तक आपको ये दोनों रिलेशन एक से ही लगेंगे। तो यहां पर बात यह है कि बात बहुत छोटी कर रहा हूं मैं, मतलब छोटे छोटे पॉइंट हैं जो 12th भी पास हो जाते हैं, लेकिन dV और डेल्टा V में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। डेल्टा V में बेटा एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, लिमिट डेल्टा V टेंड्स टू 0, इसको dV कहते हैं बेटा। डेल्टा V तो कोई सा हो सकता है, लेकिन जो चेंज है वो 0 का नियर बाई है। 0 तो नहीं लिख सकते, लेकिन ये 0 का नियर बाई, 0 नहीं है, ये 0 का नेबरिंग वैल्यू है, उसे dV कहते हैं। यहां पर डेल्टा V आप कुछ लिख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 20 माइनस 10, 200 माइनस 72, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, लेकिन dV एक नियर बाई 0 वैल्यू नहीं लिख पाओगे आप। बोले सर dV की वैल्यू लिख के दिखाओ। कैसे दिखाओगे लिख के? बोले सर 0.1 मीटर क्यूब। बोले बेटा इससे तो पास में ये होगा, और नियर जाओगे ये होगा, और नियर जाओगे ये होगा। जिंदगी भर लिखते रहोगे
नियर बाई वैल्यू लिख नहीं पाओगे, तो ये इसी तरीके से दिखाई जाती है, ये वैल्यू लिखी नहीं जाती न्यूमेरिकली। तो ये रहा डीवी और डेल्टा वी में डिफरेंस। तो ये जो आप यूज करते हो, बहुत बार लिखा हुआ होता है, ये आप आइसोबैरिक प्रोसेस में यूज करते हो, और ये थर्मोडायनामिक सिस्टम में बेसिक फार्मूला है। प्रोसेस कोई सा भी हो, स्टार्टिंग यहां से होगी। और हमने इसमें भी स्टार्टिंग देखिए बेटा, हमने डायरेक्ट लिख दिया dW बराबर PdV से ही हुई है। तो ये रहा आपके सामने आइसोबैरिक प्रोसेस, और एक प्रोसेस होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट ड्यूरिंग होल प्रोसेस, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, देन प्रोसेस इज सेड टू बी आइसोकोरिक प्रोसेस। और इसमें क्या कांस्टेंट है बेटा? V कांस्टेंट है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? dV 0 है, और dV 0 है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? dW या W क्या है, आप डायरेक्ट लिख दिए W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV, कितना आएगा? 0 आएगा। दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये मैंने आपको जितने भी प्रोसेस, 4 प्रोसेस एक्सप्लेन किए, एक आइसोथर्मल प्रोसेस, एक एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इसे आप नोट करिए विद डेफिनेशन, विद टर्म्स एंड कंडीशन, और उसे लर्न करिए। ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी हेल्प करेंगे, और अपने आप में ये इंपॉर्टेंट टर्म है थर्मोडायनामिक्स में। सो थैंक यू।